5 जनवरी 2026 की सुबह क्वेटा रेलवे स्टेशन से अपनी निर्धारित समय पर जाफर एक्सप्रेस रवाना हुई। इस ट्रेन को बलूचिस्तान की लाइफ लाइन माना जाता है, जो क्वेटा को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ती है। जब ट्रेन कोलपुर और मच के बीच स्थित दुर्गम पहाड़ी इलाके में पहुंची, जहां मोबाइल सिग्नल भी साथ छोड़ देते हैं, तब अचानक एक धमाके ने ट्रेन के ड्राइवर को ब्रेक मारने पर मजबूर कर दिया। यह धमाका ट्रेन को उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक खास जगह पर रोकने के लिए किया गया था। जैसे ही ट्रेन रुकी, चारों तरफ की ऊंची पहाड़ियों से करीब 100 से ज्यादा भारी हथियारों से लैस BLA बलोच लिबरेशन आर्मी की स्पेशल मजीद ब्रिगेड के प्रशिक्षित दस्ते के लड़ाके नीचे उतरे। उन्होंने पूरी ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। यात्रियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन इन लड़ाकों का व्यवहार बहुत ही ठंडा और पेशेवर था। उन्होंने लाउडस्पीकर पर घोषणा की कि आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन लड़ाकों के पास अत्याधुनिक बायोमेट्रिक टैबलेट्स और पहचान पत्र स्कैनर्स थे। उन्होंने एक एक करके यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतारा। वे हर यात्री का अंगूठा लगवा रहे थे और उनके ID कार्ड्स को अपने डेटाबेस से मैच कर रहे थे। उनका मकसद उन सैनिकों, पुलिसकर्मियों और खुफिया अधिकारियों को पकड़ना था जो सादे कपड़ों में जा रहे थे। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने करीब 20-22 लोगों को अलग किया। ये वे लोग थे जिनकी पहचान सुरक्षा बलों के सदस्यों के रूप में हुई थी। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था जब किसी विद्रोही संगठन ने इतने हाईटेक तरीके से चलती ट्रेन को रोककर सर्च ऑपरेशन चलाया हो। इस घटना ने पाकिस्तानी सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा दी। अगले 36 घंटों तक उन बंधकों के साथ क्या हुआ, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, जब तक कि उनके शव अलग अलग जगहों से बरामद नहीं हुए। ट्रेन की इस घटना के बाद पूरी पाकिस्तानी सेना का ध्यान बोलान और मच के इलाकों पर केंद्रित हो गया, और यही BLA की एक सोची समझी रणनीतिक चाल थी। 10 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के बीच बलूचिस्तान के सुदूर इलाकों जैसे वाशुक, खुजदार और पंजगुर में छोटे छोटे IED धमाके और चेक पोस्ट्स पर हमले तेज कर दिए गए। जनवरी के वे 15 दिन बलूचिस्तान के इतिहास में सबसे भारी साबित हुए। एक तरफ शांति का भ्रम था, तो दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच मौत का जाल बुना जा रहा था। इन 15 दिनों में बलोच लड़ाकों ने अपनी रसद और गोला बारूद को उन गुप्त ठिकानों तक पहुंचाया जहां से पाकिस्तान के लिए काला तूफान यानी ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को लॉन्च किया जाना था। खुफिया रिपोर्टों की माने तो इसी खामोश तैयारी के दौरान आसिफा मेंगल और हवा बलोच जैसे आत्म बलिदानी हमलावरों को उनके अंतिम लक्ष्यों यानी टारगेट्स की जानकारी दी गई। उन्हें बेहद सावधानी के साथ उन सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया जो पाकिस्तानी सेना के कैंपों के बिल्कुल करीब थे। इस ऑपरेशन के मुख्य चेहरों को समझने के लिए आइए पहले इन 2 महिला आत्म बलिदानी लड़ाकों के बारे में जानते हैं। पहला, आसिफा मेंगल। आसिफा की उम्र महज 23-24 साल थी। वो बलूचिस्तान के नुश्की जिले की रहने वाली थी। BLA के रिकॉर्ड्स के अनुसार आसिफा साल 2023 में उनके संगठन में शामिल हुई थी। वो इस आत्म बलिदानी दस्ते की एक ऐसी कड़ी बनी जिसने पूरे पाकिस्तानी सुरक्षा तंत्र को झकझोर कर रख दिया। दूसरा, हवा बलोच। हवा बलोच की भी उम्र लगभग 24 साल थी। वो बलूचिस्तान के केच जिले से ताल्लुक रखती थी। हवा बलोच की पहचान सिर्फ एक लड़ाके की नहीं, बल्कि वो एक महत्वाकांक्षी लेखिका मतलब राइटर भी थी। वो BLA के सबसे खतरनाक दस्ते मजीद ब्रिगेड की सदस्य थी। बताया जाता है कि विद्रोह की ये आग उसे विरासत में मिली थी। उसके पिता भी BLA के सदस्य थे, जो साल 2021 में एक ऑपरेशन के दौरान मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना को लगा कि ये छिटपुट हमले सर्दियों की नियमित उग्रवाद का हिस्सा है, लेकिन असल में ये उस काले तूफान की शांति थी जो 31 जनवरी को पूरे प्रांत को अपनी चपेट में लेने वाला था। रेलवे की खुफिया रिपोर्टों ने चेतावनी भी दी थी कि बोलान के पुलों पर खतरा बढ़ रहा है,
लेकिन उस समय तक बलोच बोलान की दुर्गम गुफाओं में अपने भारी विस्फोटक जमा कर चुके थे। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जिससे सेना की हवाई निगरानी कमजोर पड़ गई थी। इसी का फायदा उठाकर बलोचों ने उन मुख्य रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी जहां से सेना की कुमुक यानी रीइंफोर्समेंट्स को आना था। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक बलूचिस्तान एक ऐसे बारूद के ढेर पर खड़ा था जिसमें बस एक चिंगारी की देरी थी। 25 जनवरी 2026 के बाद बलूचिस्तान के माहौल में एक भारीपन महसूस किया जा सकता था। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं, क्योंकि भारत का यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस करीब था। लेकिन बालोचों ने इस बार अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल लिया था। उन्होंने 26 जनवरी को कुछ नहीं किया, जिससे सेना को लगा कि खतरा टल गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली कयामत 31 जनवरी की रात को आने वाली थी। 31 जनवरी की रात के सन्नाटे में जब पूरा बलूचिस्तान सो रहा था, तब BLA ने एक साथ 10 अलग अलग स्थानों पर हमले शुरू करने का कोड वर्ड जारी किया। इस पूरे मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन हेरोफ, अर्थात काला तूफान। इस ऑपरेशन का एकमात्र मकसद था एक ही झटके में पूरे पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को अंधा और अपंग बना देना। जब रात अपने सबसे गहरे पहर में थी, तब बोलान दर्रे की खामोशी एक ऐसे भीषण धमाके से फटी जिसने मीलों दूर तक जमीन हिला दी। ये धमाका ऐतिहासिक मच रेलवे पुल पर हुआ, जो कि एक विशाल पुल था और बोलान नदी के ऊपर बना हुआ था। BLA ने इस पुल के मुख्य पिलरों में सिस्मिक चार्जेस और भारी मात्रा में C4 विस्फोटक लगाए, ताकि पुल का पुनरुद्धार नामुमकिन हो जाए। ये पुल बलूचिस्तान के कच्ची जिले में मच और कोलपुर के बीच दुर्गम पहाड़ी में स्थित था। बोलान नदी पर बना ये पुल पाकिस्तानी सेना के लिए शहरग यानी मुख्य धमनी के समान था। क्वेटा और सीमावर्ती इलाकों में तैनात फौज के लिए भारी हथियार, टैंक और रसद या लॉजिस्टिक्स इसी रेल मार्ग के जरिए पहुंचाया जाता था। इस पुल का टूटना किसी सामान्य घटना की तरह नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की मुख्य आर्थिक और सैन्य सुरक्षा कवच के कट जाने जैसा था। धमाका इतना सटीक और शक्तिशाली था कि पुल के मुख्य पिलर ढह गए और पुल का एक विशाल हिस्सा बोलान नदी तल में जा गिरा। इस पुल के ध्वस्त होते ही क्वेटा का पूरे देश से रेल संपर्क पूरी तरह कट गया। अब बलूचिस्तान एक कटे हुए टापू की तरह बन गया था, जहां न पाकिस्तानी सेना को रसद पहुंच पा रही थी और न ही सैन्य सहायता सुचारू रूप से चल पा रही थी। इसके तुरंत बाद BLA ने मस्तूम के पास नेशनल हाईवे N65 पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वहां बड़े बड़े ट्रकों को बीच रास्ते पर खड़ा करके उनमें आग लगा दी और मुख्य सड़कों को JCB से खोद दिया, ताकि क्वेटा से कोई भी मदद नीचे ना जा सके और न ही कराची से कोई मदद ऊपर आ सके। उसी रात आसिफा मेंगल ने अपनी गाड़ी, जो करीब 200 किलो RDX और C4 जैसे बारूद से भरी थी, को नुश्की में फ्रंटियर कोर के मुख्य द्वार से टकरा दिया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि कैंप की बाहरी दीवारें और कई बैरक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। जैसे ही आत्मघाती हमला हुआ, पीछे से आए दर्जनों भारी हथियारों से लैस लड़ाके कैंप के अंदर घुस गए। उन्होंने कैंप के अंदर मोर्चा संभाल लिया और सेना को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अगले 12 घंटों तक नुश्की शहर एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। गलियों में रॉकेट लॉन्चर और मशीन गनों की आवाजें गूंज रही थीं। आम नागरिक अपने घरों के तहखानों में दुबक गए थे। गवादर, जो चीन के निवेश का मुख्य केंद्र है, वहां की स्थिति और भी भयानक थी। हवा बलोच और उसके दस्ते ने गवादर पोर्ट की ओर जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी की सुरक्षा चौकियों पर ग्रेनेड से हमला किया। हवा बलोच का वो वीडियो, जो उसने हमले से कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड किया था, इसी दौरान इंटरनेट पर प्रसारित किया गया। उसमें उसने कहा था कि ये हमला केवल जमीन के लिए नहीं, बल्कि उस पहचान के लिए है जिसे वो खत्म होते देख रहे हैं। गवादर में BLA ने पंजगुर गवादर हाईवे पर मौजूद पुलों को भी नुकसान पहुंचाया। चीन के इंजीनियरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए पाकिस्तानी सेना को भारी संघर्ष करना पड़ा। 31 जनवरी की सुबह होते होते बलूचिस्तान का नक्शा बदल चुका था। उत्तर में बोलान पुल टूटने से ट्रेनें रुक गईं।
दक्षिण में गवादर और तटीय राजमार्ग पर बीएलए का पहरा था। मध्य में मस्तूंग और कलात में हाईवे पूरी तरह बंद थे। बीएलए ने बिजली के बड़े टावरों को भी उड़ा दिया था, जिससे क्वेटा समेत कई जिले अंधेरे में डूब गए थे। संचार के साधन जैसे मोबाइल टावर्स भी चुनिंदा जगहों पर नष्ट कर दिए गए, ताकि सेना एक दूसरे से तालमेल न बिठा सके। ये ऑपरेशन हेरोफ 2.0 का सबसे घातक प्रहार था, जिसने पाकिस्तान की संप्रभुता को खुली चुनौती दी थी। पाकिस्तानी सुरक्षा बल अब तक रक्षात्मक मुद्रा मतलब डिफेंसिव मोड में थी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि हमला एक जगह हुआ है या पूरा प्रांत ही हाथ से निकल रहा है। ये 31 जनवरी की वो रात थी जिसने आने वाले एक हफ्ते के भीषण युद्ध की नींव रखती थी। 31 जनवरी की रात की तबाही के बाद 1 फरवरी की सुबह पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के लिए एक कड़वी हकीकत लेकर आई। बलूचिस्तान का रेल संपर्क कट चुका था, हाईवे बीएलए के कब्जे में थी और कई सैन्य छावनियों के अंदर अभी भी लड़ाई जारी थी। इसी सुबह सेना ने ऑपरेशन रदुल फितना अर्थात फितना के खिलाफ कार्रवाई को युद्ध स्तर पर शुरू करने का आदेश दिया। सबसे पहले पाकिस्तानी फौज, जिसके पास सरकार है, ने पूरे बलूचिस्तान में मोबाइल फोन सेवाओं और इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर दिया। इसका मकसद बीएलए के मीडिया विंग हक्कल को अपनी जीत के वीडियो फैलाने से रोकना था। लेकिन इस ब्लैकआउट का एक और मकसद था। सेना अपनी आवाजाही को गुप्त रखना चाहती थी, ताकि बीएलए को यह पता न चले कि भारी रीइंफोर्समेंट्स कहां से आ रही हैं। नुश्की में स्थिति सबसे अधिक विस्फोटक और नाजुक बनी हुई थी। आसिफा मेंगल के आत्मघाती हमले ने कैंप के मुख्य द्वार को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद अंदर घुसे लड़ाके महज हमलावर नहीं बल्कि ह्यूमन बॉम्ब्स थे। वे मौत का कफन बांध कर आए थे, इसलिए उनके कदम पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। पाकिस्तानी सेना के लिए ये ऑपरेशन किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। सूत्रों और स्थानीय चर्चाओं के अनुसार यहाँ कमांडो उतारने में सेना को भारी मानसिक और रणनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ा। सेना के भीतर ये डर घर कर गया था कि वहां महिला आत्मघाती हमलावर मौजूद हैं। एक कट्टरपंथी सोच और कुछ पारंपरिक मान्यताओं के कारण जवानों के बीच ये खौफ था कि एक महिला के हाथों मारे जाने पर उन्हें शहादत या जन्नत नसीब नहीं होगी। इसी हिचकिचाहट के कारण कमांडो दस्ते को मोर्चा संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंततः भारी दबाव के बाद विशेष कमांडो दस्ते को अंदर भेजा गया और शुरू हुई खूनी रूम टू रूम जंग। धुएं के गुबार, चीखें और लगातार होती गोलीबारी ने माहौल को भयानक बना दिया था। उग्रवादियों ने सेना के स्नाइपर्स की नजर से बचने के लिए लगातार स्मोक बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। 2 फरवरी की शाम ढलते ढलते नुश्की का वो चमकता हुआ सैन्य कैंप एक मलबे और खंडहर में तब्दील हो चुका था। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने सभी हमलावरों को ढेर कर दिया है, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपने कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और जवानों की जान देकर चुकानी पड़ी। सेना ने एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो को हेलीकॉप्टरों के जरिए ऊंचे पहाड़ों पर उतारना शुरू किया। कोबरा और जुलू गनशिप हेलीकॉप्टरों ने उन पहाड़ों पर गोलाबारी शुरू की जहां से बीएलए हाईवे पर नजर रख रहे थे। 3 फरवरी की रात बोलान की शांत पहाड़ियां अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। ये कोई साधारण मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सैन्य संघर्ष था जिसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके इस बार केवल जज्बे के साथ नहीं, बल्कि अत्याधुनिक नाइट विजन गॉगल्स और बेहद मॉडर्न स्नाइपर राइफल से लैस होकर आए थे। अंधेरे का पूरा लाभ उठाते हुए बलोच लिबरेशन आर्मी पहाड़ियों की ऊंचाइयों और ओट से पाकिस्तानी सेना के जवानों को पूरी सटीकता के साथ निशाना बना रहे थे। इस गंभीर सुरक्षा संकट और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की पुष्टि स्वयं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश की नेशनल असेंबली में की। संसद को संबोधित करते हुए ख्वाजा आसिफ ने अत्यंत गंभीर लहजे में कुछ चौंकाने वाले तथ्यों को स्वीकार किया। उन्होंने पुष्टि की कि बलोच उग्रवादी अब अत्याधुनिक अमेरिकी हथियारों, अन्नत राइफलों, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए पाकिस्तानी है, और नाइट विजन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। मंत्री ने खुले तौर पर माना कि इन हाईटेक उपकरणों के कारण पाकिस्तानी सुरक्षा बल बीएलए के सामने एक तरह से विकलांग या लाचार महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इन आधुनिक हथियारों ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक अभूतपूर्व और गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रहा, क्योंकि ये पहली बार था जब पाकिस्तान के किसी शीर्ष मंत्री ने सार्वजनिक मंच पर अपनी सेना की तकनीकी विवशता और चुनौतियों को दुनिया के सामने स्वीकार किया। यहाँ की जंग परंपरागत सैन्य लड़ाई से बिल्कुल भिन्न थी। ये एक खतरनाक और खूनी गुरिल्ला युद्ध था। दुर्गम पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ बीएलए घात लगाकर हमला कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के लिए एक किलोमीटर आगे बढ़ना किसी बड़ी सैन्य विजय से कम नहीं था, और इस दूरी को तय करने के लिए जवानों को अपनी जान की भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। जहां हवा बलोच और उसके साथी मोर्चा संभाले हुए थे, वहां पाकिस्तानी नौसेना और तटरक्षक बलों को भी शामिल किया गया। हवा बलोच का दस्ता एक ऊंची इमारत में फंस गया था। उन्होंने कई घंटों तक प्रतिरोध जारी रखा। 4 फरवरी की सुबह तक उस इमारत को टैंकों और रॉकेटों से उड़ा दिया गया। इस ऑपरेशन के बाद बीएलए ने दावा किया कि हवा बलोच ने शहादत पाई, जबकि पाकिस्तानी सेना ने मिलकर एक महिला को मारा और इसे राज्य की बड़ी जीत बताया। इन 4 दिनों के दौरान बलूचिस्तान के आम नागरिक सबसे ज्यादा पिसे। क्वेटा शहर पूरी तरह से लॉकडाउन में था। अस्पताल घायलों से भरे हुए थे। 4 फरवरी की रात तक सेना ने घोषणा की कि मुख्य शहरों के अंदर की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बलूचिस्तान के दुर्गम इलाकों और पहाड़ों में अभी भी आग सुलग रही थी। ये लड़ाई अब केवल हथियारों की नहीं, बल्कि अस्तित्व की बन चुकी थी। 4 फरवरी 2026 तक की भारी बमबारी और गोलीबारी के बाद 5 फरवरी 2026 को बलूचिस्तान के क्षितिज पर एक धुंधली और बोझिल रोशनी के साथ हुई। शहरों में सीधी जंग की आवाजें तो कम हो गई थीं, लेकिन जो तबाही पीछे छूट गई थी, उसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। 5 फरवरी 2026 को पाकिस्तानी सेना ने उन मुख्य इलाकों में सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन शुरू किया। नुश्की, कलात और मस्तुंग में सड़कों पर अभी भी जले हुए वाहनों से धुआं उठ रहा था। बीएलए ने जाते जाते कई सरकारी इमारतों और संचार टावरों में बूबी ट्रैप्स लगा दिए थे, जिससे मलबा हटाते वक्त भी कई धमाके हुए। इसी दिन क्वेटा कराची हाईवे N65 पर पाकिस्तानी सेना के काफिले ने अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन बीएलए ने अपनी रणनीति बदल ली थी। वे अब आमने सामने लड़ने के बजाय स्नाइपर हमलों पर उतर आए थे। पहाड़ियों की चोटियों से छिपकर किए गए वार में सेना के कई जवान मारे गए, जिससे ऑपरेशन की गति धीमी पड़ गई। 6 फरवरी 2026 को जब कुछ चुनिंदा इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई, तो आम जनता की बेबसी सामने आई। बलूचिस्तान एक तरह से बाकी दुनिया के लिए अंधेरे टापू में बदल चुका था। बीएलए ने अपने शहीद हुए लड़ाकों, जिनमें आसिफा मेंगल और हवा बलोच शामिल थे, की तस्वीरों के साथ एक विस्तृत पोस्टर जारी किया, जिसे वे अपनी जीत के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। 7 फरवरी 2026 की शाम को पाकिस्तान सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के पहले बड़े चरण के समापन की घोषणा की। सैन्य प्रवक्ता के अनुसार 5 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक चले इस 40 दिवसीय भीषण संघर्ष में सेना ने 300 से अधिक विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि इन आंकड़ों पर रक्षा विशेषज्ञों और स्वतंत्र विश्लेषकों ने हमेशा से सवाल उठाए हैं। ये अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तानी तंत्र अपनी सैन्य हानि को जितना कम से कम हो सके लगभग 10 गुना तक कम दिखाता है, जबकि विरोधियों को पहुंचाए गए नुकसान को 10 गुना तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। यदि इस 10 गुना वाले पैटर्न को समझें, तो असली आंकड़े सरकारी दावों से कहीं ज्यादा भयावह और गहरे हो सकते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के लिए इस जीत का जश्न पूरी तरह फीका है। स्वयं सरकारी आंकड़े स्वीकार करते हैं कि 50 से अधिक जवान और अधिकारी इस जंग की भेंट चढ़ गए। 50 से अधिक निर्दोष नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बलूचिस्तान का रेल नेटवर्क और सामरिक पुल पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, जिससे प्रांत का संपर्क देश से कट गया है। इस पूरे संघर्ष का सबसे चौंकाने वाला पहलू आसिफा और हवा बलोच जैसी महिला आत्म बलिदानी हमलावरों का उदय रहा है। पारंपरिक युद्ध में अभ्यस्त सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक नया और जटिल खतरा है। महिला हमलावरों के इस्तेमाल ने सुरक्षा तंत्र की खामियों को उजागर कर दिया है, जिसकी काट ढूंढना अब पाकिस्तानी सेना के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती बन गया है। 7 फरवरी 2026 की रात को जब इंटरनेट की कुछ लाइनें बहाल हुईं, तो बलूचिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो युद्ध की विभीषिका को दर्शाती थीं। टूटे हुए पुल, खंडहर बने पुलिस स्टेशन और खौफजदा नागरिक। भले ही सेना ने शहरों को सुरक्षित कर लिया हो, लेकिन बोलान के ऊंचे और अंधेरे पहाड़ों में
ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के अवशेष और विद्रोह की आग अभी भी सुलग रही है। ये 40 दिनों की स्क्रिप्ट केवल एक सैन्य कार्रवाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये बलूचिस्तान का इतिहास का वो मोड़ है जहां युद्ध अब पारंपरिक तरीकों से निकलकर फिदाइन और डिजिटल वॉरफेयर के दौर में प्रवेश कर चुका है। यदि आप रक्षा रणनीतियों और सैन्य अभियानों के ऐसे ही बारीक विश्लेषण देखना चाहते हैं तो स्पेशल ऑप्स 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी रणनीतिक अपडेट मिस न हो। मिशन एकम्प्लिश्ड। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।